हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ अटैक्स, है ना। सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जिसको हम आज लोग डिस्कस करने वाले हैं, करबरोस। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसको नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर यूज किया जाता है। किस तरीके के क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकते हैं वो मैं बता देता हूं आपको। पहले तो ये पूछा जा सकता है व्हाट इज करबरोस, ठीक है। स्पेलिंग KERBEROS, करबरोस। दूसरा ये पूछा जा सकता है इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करबरोस, ठीक है। और किसने इसको बनाया था। 1980s में इसका डेवलपमेंट हुआ और MIT ने इसे बनाया, ठीक है। पॉइंट नोट कीजिए दो तीन। इट इज ए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, it is a security protocol used for securing access securing access to network services, to network services. It was developed in the early 1980s at MIT। MIT की फुल फॉर्म पता है सबको, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसे कहा जाता है कंप्यूटर साइंस का मक्का, ठीक है। बाय किसके द्वारा किया गया, प्रोजेक्ट एथीना। जिस तरह से आप लोगों ने अर्पानेट के बारे में सुना होगा, उसी तरीके का एक और प्रोजेक्ट था जिसका नाम था एथेना, ठीक है, जिसने इसको डेवलप किया था। अब आप इसका मतलब समझेंगे ना करबोरोस का, तो आपको बड़ा ऐसा लगेगा। ये बेसिकली जो नाम लिया है करबोरोस, ये एक एंशियंट टाइम के जो ग्रीक माइथोलॉजीज में एक जानवर के बेसिस पर लिया हुआ है, ठीक है। आप लोगों ने वो फिल्म देखी होगी हैरी पॉटर, उसमें एक जानवर को दिखाया गया था, उसमें 3 हेडेड डॉग, उसमें 3 सर होते हैं उसके, वो करबरोस है बेसिकली, उससे ये लिया हुआ है। इसका मतलब करबरोस का अगर कोई मीनिंग पूछता है तो उसका मीनिंग होता है 3 हेडेड डॉग, यानी ऐसा सिस्टम जो
3 साइड से सेफ्टी कर सकता है। कौन कौन सी 3 साइड है वो भी हम बताएंगे आपको। मेजर रोल इसका क्या है? एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल किसका? एक्सेस कंट्रोल नेटवर्क सर्विसेज का, यानी पासवर्ड प्रोटेक्शन से आगे की बात है। बेसिकली हम एक्सेस कंट्रोल के लिए क्या क्या मैकेनिज्म यूज करते हैं? हम पासवर्ड प्रोटेक्शन करते हैं, हम पिन नंबर डालते हैं। पिन की फुल फॉर्म पता है सब लोगों को? पिन बिल्कुल याद रखना, पूछा जा सकता है। पर्सनल आइडेंटिटी नंबर। प्रोजेक्ट अथीना विच वाज, ये क्या था प्रोजेक्ट अथीना जो बता रहा हूं आपको, विच वाज द सेम ग्रुप फॉर एक्स विंडोज। एक्स विंडोज, एक्स विंडोज, जानते हैं एक्स विंडोज क्या है? सिस्टम्स फॉर यूनिक्स। यानी ये वो ग्रुप था जिसने यूनिक्स के लिए एक्स विंडोज सिस्टम बनाया था। अब ये एक्स विंडोज क्या है वो समझ लीजिए। एक्स विंडोज आप सब लोगों को पॉपुलरली पता है कि यूनिक्स क्या है, एक CLI बेस्ड है ना, कमांड यूजर इंटरफेस है। CLI कह सकते हैं, CUI कह सकते हैं, ठीक है। उसके लिए इन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक GUI एनवायरनमेंट बनाया और उस GUI एनवायरनमेंट का नाम एक्स विंडोज था। समझ रहे? यानी इस डेवलपमेंट से पहले, एक्स विंडोज के डेवलपमेंट से पहले यूनिक्स में सारा काम कमांड बेस ही हो रहा था। कमांड्स थी, कमांड्स के नाम आपने सुना होगा, LS, ठीक है, CD, है ना, इसी तरह से PWD, ठीक है। ये सब कमांड्स है जो यूनिक्स में काम में आती हैं। यूनिक्स और लाइनक्स कॉमन, ठीक है। शेल प्रोग्रामिंग भी है आप लोगों के, कुछ शायद आप लोगों के नहीं है, सीनियर वाले में है। तो ये कुछ कमांड्स हैं जो काम में आती है। इसके अलावा भी बहुत सारी कमांड्स हैं यूनिक्स में। तो इसका काम क्या था? इसने, तो ये आपके कुछ क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। कैसे क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं? यूनिक्स क्या है, एक्स विंडोज क्या है, करबरोस क्या है, करबरोस का मीनिंग क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन। फॉर्मेशन किसी भी तरीके का हो सकता है, आंसर इस तरीके का ही आएगा, ठीक है। चलिए आगे। Kerberos is based on the data encryption standard DES, डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड एक एल्गोरिथम थी जो मैंने आपको बताई थी। कौन सी है? सिमेट्रिक है, एनसिमेट्रिक है? सिमेट्रिक, शाबाश, सिमेट्रिक एनक्रिप्शन एल्गोरिथम, ठीक है। डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड कहते हैं इसको उस पर बेस्ड है। एंड DES एंड security tickets and uses, sorry, based on DES and uses security tickets
टू मैनेज कॉन्सेप्ट समझना, मैंने आपको कहा एक्सेस कंट्रोल से जुड़ा हुआ है। टू मैनेज ऑथेंटिकेशन ऑफ यूजर्स, ऑथेंटिकेशन ऑफ यूजर्स and applications on a network, users and applications on a network. Kerberos नेक्स्ट लाइन में, Kerberos is a strong authentication protocol suited for implementation in distributed processing environment. अब सुनना, मैंने आपको कहा कि ये क्या है, इसका जो नेम है वो ग्रीक माइथोलॉजी के एक जानवर से लिया है जिसका नाम है थ्री हेडेड डॉग है ना। उसको करबरोस नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं सरबरोस। सी के और उसमें फर्क है ना, समझ रहे हैं? इसलिए इसका नाम करबरोस रखा गया है ना, ग्रीक माइथोलॉजी से लिया है। अब ये कह रहा है कि थ्री हेडेड डॉग है, तो ऑब्वियसली इसके आर्किटेक्चर में भी थ्री पार्ट्स होने चाहिए, ठीक है? तो थ्री पार्ट्स कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तीन चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है। हेडिंग डाल दीजिए, करबरोस आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर ऑफ करबरोस। तीन पार्ट हैं इसके। पहला है करबरोस क्लाइंट, दूसरा है करबरोस सर्वर और नेटवर्क सर्वर हम इसको कहेंगे, और तीसरा है केडीसी। केडीसी का मतलब है की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। क्लाइंट क्या है वो लिख लीजिए, दीज आर द यूजर्स। ये कौन है? यूजर्स, ठीक है? दीज आर द यूजर्स, एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस
मशीन्स, ये सब क्या है? कर्बरोस क्लाइंट्स हैं, विच नीड टू बी ऑथेंटिकेटेड। यूजर्स, एप्लीकेशंस, मशीन्स विच नीड टू बी ऑथेंटिकेटेड। ठीक है, कोई क्लास में आना चाहेगा तो उसका ऑथेंटिकेशन चेक होता है ना। ऑथेंटिकेशन के लिए क्या करते हैं? उसका कार्ड देखा जाता है, उसकी फीस की रिसिप्ट देखी जाती है, उसका आइडेंटिटी कार्ड देखा जाता है। अगर सही होता है सब कुछ तो हम उसको क्लास में अलाउ कर देते हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या हो गया? वो एप्लीकेशंस, वो मशीन्स, वो यूजर्स जो नेटवर्क को एक्सेस करना चाहते हैं, दीज आर द क्लाइंट्स। ठीक है, विच नीड टू बी ऑथेंटिकेटेड। नंबर टू, नेटवर्क सर्वर्स। नेटवर्क सर्वर्स क्या है? These are the servers. These are the Kerberos enabled servers. Kerberos enabled servers hosting the network resources, hosting the network resources that the Kerberos client want to access, that Kerberos clients want to access. Then comes third point, that is KDC. KDC वो थर्ड पार्टी है जिसके ऊपर इन दोनों का फेथ है, क्लाइंट का भी और सर्वर का भी। एक थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी क्यों है? क्योंकि इनका काम क्या है? ये कीज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक्सेस के लिए, इसलिए इसका नाम केडीसी है। और ये हम ऑथेंटिकेशन में बहुत सारी जगह काम में लेते हैं। आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा, कोई भी जो ट्रांजेक्शनल वेबसाइट्स होती हैं उनके ऊपर एक साइन होता है, इस तरीके का एक लोगो बना हुआ होता है उनके ऊपर, देखा है कभी? ट्रांजेक्शनल वेबसाइट ऑथेंटिकेशन होता है उनके ऊपर। कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिनके ऊपर इस तरीके का एक सिंबल होता है, जहां पर भी हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स यूज करते हैं हम लोग गौर नहीं करते हैं, लेकिन उनकी ऑथेंटिसिटी को प्रूव करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशंस जिम्मेदार हैं, जो थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये क्या करते हैं? ये ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करते हैं कि अगर आप इस वेबसाइट से ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपका पैसा सिक्योर रहेगा। इसके लिए अलग से पैसा लगता है, समझ रहे? जो डेवलपर होते हैं उनको वो देना पड़ता है। डेवलपर का मतलब जो कंपनी बनवा रही है, जिसका वेबसाइट है, उनके लिए। तो ये अब देखना, गौर करना, ये ई कॉमर्स की वेबसाइट्स के ऊपर कईयों पर मिलेगा आपको। इसके पीछे जो रीजन है वो मैं बता देता हूं आपको। थोड़ा सा ई कॉमर्स का पार्ट है, लेकिन चूंकि हमारे सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है इसलिए बता देता हूं कि यहां पे हम क्या करते हैं कि सपोज करो एक सेलर है और एक बायर है। सेलर ने, बायर ने कोई गुड्स और सर्विसेज परचेज की, उसके अगेंस्ट में उसने पैसा ट्रांजैक्ट कर दिया। अगर सेलर रिफ्यूज कर दे कि मुझे पैसा नहीं मिला, तो क्या होगा? डिस्प्यूट होगा। और डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का तरीका क्या है कि जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ आपने ट्रांजैक्शन किया है, जिसके मार्फत आपने ट्रांजैक्शन किया है, उसको ये डिस्प्यूट रिजॉल्व करना है। होता है ऐसा?
तो वो जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का काम है या जो ट्रांजैक्शन आपने किया, उस ट्रांजैक्शन को ऑथेंटिकेट करने के लिए बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन सर्विसेज की हेल्प लेते हैं कि वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग। कई बार आप देखेंगे पेपल के ऊपर आपका अगर अकाउंट है तो वहां पर नीचे लिखा हुआ आता है सर्टिफाइड, ठीक है। तो ये सब चीजें वहां से आती है। एक्चुअली क्या होता है, देखो, पैसा अटकने वाला सिस्टम नहीं है। एक सिस्टम बताता हूं आपको, एक बहुत अच्छा। जब भी ट्रांजैक्शन होता है तो एक पार्ट आप कह सकते हो यहां पर होता है जिसको हम बोलते हैं एसीएच, ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। वो ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस बेसिकली एक पेमेंट गेटवे का सिस्टम है। पेमेंट गेटवे क्या, आप लोग देखते होंगे बहुत सारे पेमेंट गेटवेज हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई बार जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको दिखता है सीसी एवेन्यू। गौर नहीं किया कभी भी? इसको तो जानते होंगे अच्छी तरह से, जानते हो? है? ये सब क्या है? ये पेमेंट गेटवेज हैं। ये इनके एसीएच होते। अगर आपने जो ट्रांजैक्शन किया वो ट्रांजैक्शन नहीं पहुंचा तो इन ऑर्गेनाइजेशंस की जिम्मेदारी है उसको रिफंड करना, या तो यूजर को या क्लियरिंग हाउस को। क्लियर? तो ये थर्ड पार्टी इसीलिए है, उनको पैसा इसी बात का मिलता है कि अगर जितने ट्रांजैक्शन, वो उसके एवज में क्या करते हैं, कुछ पैसा काटते हैं। जैसे आपने 1,000 रुपए का ट्रांजैक्शन किया तो वो कुछ परसेंटेज उस अमाउंट की डिडक्ट करते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को वो डिडक्शन के बाद देते हैं या फिर यूजर से ज्यादा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अभी आप कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का फॉर्म भरेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, एसएसओ के ऊपर अपना लॉगिन आईडी बनाएंगे, या आपका बना हुआ होगा, आप उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट उसमें जाएंगे, वहां से आप ट्रांजैक्शन करेंगे। ट्रांजैक्शन करने के बाद में जैसे आप पेमेंट करेंगे तो जो भी ऑप्शन आप पेमेंट का चूज करते हैं, चाहे नेट बैंकिंग यूज करें, चाहे वॉलेट चूज करें, या कोई और चूज करें, तो आपका जो ट्रांजैक्शन है वो बिल डेस्क के थ्रू परफॉर्म होगा, या जो भी पेमेंट गेटवे हमारे आरएसएसएम भी यूज करता है वो यूज होगा। तो जितने रुपए, सपोज करो एप्लीकेशन फीस 700 रुपए है, 800 रुपए है, ठीक है, 500 रुपए है, जो भी फीस है, उस फीस से कुछ ज्यादा आपसे वो चार्ज करेंगे। 5 रुपए हो सकते हैं, 7 रुपए हो सकते हैं, जो भी उनके ट्रांजेक्शन चार्जेस हैं, ट्रांजेक्शन चार्जेस के नाम से वो काटे जाते हैं। वो एक्चुअली इन सारे डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करने का एक सर्विस टैक्स, ये कह सकते हो सर्विस चार्ज। क्लियर? यहां पर जो की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है उसका काम क्या है? इस की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का, हाँ क्या हो गया? क्लास में हूं, क्लास चल रही है मेरी, तो आधी क्लास हो गई। तो जो केडीसी है वो क्या करता है, इन दोनों का फेथ इसके ऊपर है। भाई हम सरपंच पटेल किसको बनाएंगे? पटेल उसको बनाएंगे ना जिसकी बात सब मानते हो। तो वही केडीसी है, नोट कर लो इसके बारे में। द केडीसी, नहीं, ये सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। बैंक जिसको चाहे वो अपना गेटवे बना सकता है। फॉर एग्जांपल, आप वो चाहें कि आप अपना पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करना चाहते हैं, बिल डेस्क को, मास्टर कार्ड, ये सब ऐसे वो हैं, गेटवेज हैं जो ट्रांजेक्शन करते हैं ऑनलाइन। ठीक है? सर्विस जैसे आपने सिटी बैंक भी है, सिटी बैंक का भी गेटवे, क्योंकि उसमें पैसा काफी खर्च होता है इसलिए। अच्छा, नेटवर्क ऐसा होना चाहिए आपका सॉलिड कि आप सब लोगों को एक साथ लेके चल सके, समझ रहे हैं? तो दिस इज ए स्पेशल सर्वर। केडीसी क्या है वो लिख लीजिए। दिस इज ए स्पेशल सर्वर दैट इज ट्रस्टेड बाय,
trusted by both Kerberos clients and network servers. It is responsible for issuing Kerberos tickets to clients. Kerberos tickets to clients. ये आपका Kerberos का टॉपिक रखें, है ना। आपने भी ज्वाइन किया है, क्या कर रखा है आपने? बीटेक किया है। कौन सी ब्रांच से? सीएस से। कुछ समझ में आया आज के टॉपिक के बारे में? कुछ नहीं समझ में आया। चलो मैं दोबारा से आपको बताता हूं। नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में समझते हैं, जानते हैं क्या होता है नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए हम किन किन तरीकों से नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं? नहीं, चलिए फास्ट फॉरवर्ड में इसको, ये तो समझ में आया कॉन्सेप्ट, ये चीज तो समझ में आ गई क्या है क्या नहीं है। चलो अटैक्स, किसके ऊपर अटैक? नेटवर्क के ऊपर अटैक्स, है ना। कितने टाइप के होते हैं? 7 टाइप के होते हैं। इनको क्लासिफाई करते हैं दो कैटेगरीज में। एक होता है एक्टिव अटैक और दूसरा होता है पैसिव अटैक। समझ रहे? ये कहां पर हो सकते हैं अटैक? आपके नेटवर्क रिसोर्सेज के ऊपर हो सकते हैं। ठीक है, नेटवर्क रिसोर्सेज में क्या क्या चीजें आती है? आपका हार्डवेयर आता है, आपका सॉफ्टवेयर आता है, आपकी फाइल्स आती है। ठीक है, एक्टिव अटैक क्या होता है? जो बताया ना भाई, हाँ, ये क्या करता है? इट इनिशिएट्स कमांड्स। और कमांड्स किसके लिए? टू स्टॉप द नेटवर्क सर्विसेज। पूरी बात समझ में आ गई? नेटवर्क की जो सर्विसेज है उनको रोकने के लिए हम डायरेक्ट कमांड देते हैं। और वो कमांड्स इसके, इसी तरह से पैसिव अटैक में क्या होता है? पैसिव अटैक में जो आप ट्रांसमिशन कर रहे हैं, डेटा ट्रांसमिशन को स्टॉप करता है। इट इंटरसेप्ट्स द डेटा। इंटरसेप्ट द डेटा ट्रांसमिशन। समझना कॉन्सेप्ट दोनों। अभी हमने एक कमांड आपको दिया कि हम जो क्लास ले रहे हैं, दोनों में फर्क समझना, एक्टिव अटैक और पैसिव अटैक में। एक्टिव अटैक में तो ये कमांड जनरेट होती है कि जो नेटवर्क की सर्विसेज हैं वो सर्विसेज काम नहीं करेंगी। समझ रहे? और यहां पर जो है वो पैसिव अटैक की, जो नेटवर्क में सर्विसेज होंगी वो कहीं ट्रांसमिट नहीं होंगी,
जो डेटा होगा वो कहीं ट्रांसमिट नहीं होगा। डिवाइसेस काम नहीं करेंगी, एक्टिव में डिवाइसेस काम नहीं करेंगी। यहां पर जो डेटा ट्रांसमिशन है उसको कोई इंटरसेप्ट कर रहा है। इंटरसेप्ट का मतलब समझते हैं? जासूसी कर रहा है, सुन रहा है और उसको काम में ले रहा है। काम में कैसे ले रहा है? या तो खुद के फायदे के लिए ले रहा है, या जो इंटेंडेड सेंडर और रिसीवर है उनको नुकसान पहुंचाने के लिए ले रहा है। समझ रहे हैं बात को? इसके अंदर कौन कौन से अटैक आते हैं? स्पूफिंग, कौन? फैब्रिकेशन, डीओएस डिनाइल ऑफ सर्विसेज, सिंक होल, सिबिल। ठीक है? हाँ, ठीक है। इधर कौन कौन से आते हैं? मॉनिटरिंग, ट्रैफिक एनालिसिस, ईव्स ड्रॉपिंग। ठीक है? इनके अलावा एक तीसरे टाइप का और अटैक होता है जिसको अपन एडवांस अटैक के नाम से जानते हैं। ठीक है? स्पूफिंग में क्या होता है? हाँ, जो आपने भेजा है इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को क्या करता है? मिस रिप्रेजेंट कर देता है। फैब्रिकेशन, जो आप इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को मिसलीड करता है, गलत इंफॉर्मेशन सेंड कर देता है। डीओएस, डीओएस के अंदर डिनाइल ऑफ सर्विस है कि कोई भी एक डिवाइस काम करना बंद कर देगी। ठीक है? सिंक होल, सिंक होल करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होती है। सिविल में मल्टीपल कॉपीज। देखो, आप लोगों ने सिस्टम काम में लिया है, आपके सिस्टम पर कई बार एक, आप देखते होंगे इस तरीके का एक फोल्डर बन जाता है, कॉपी होने लग जाती है। वो सिविल का एक तरीका है। ठीक है? मॉडिफिक वर्म होल, ट्रैफिक एनालिसिस, और ये मॉडिफिकेशन में आप जो इंफॉर्मेशन सेंड करना चाहते हैं उसको मॉडिफाई कर देता है। ठीक है? ये हमने छोड़ दिया था शायद तीनों, तो हेडिंग डाल दीजिए। ट्रैफिक मॉनिटरिंग डाल दीजिए सबसे पहले। इन दिस अटैक, इन दिस अटैक the attacker can read attacker can read the confidential data, but
he cannot edit the data. He cannot edit the data or cannot modify the data. मॉनिटरिंग, घर के बाहर एक बाबा जी बैठे रहते हैं सामने वाले मकान में, वो आते जाते देखते हैं कि यार ये इनका लड़का रात को 10 बजे गेट लगाता है और भग जाता है, फिर सुबह आता है 4 बजे। ठीक है, वो कुछ कह नहीं सकते, वो खाली देखते रहते हैं, वो टोक नहीं सकते कि कहाँ जा रहा है, समझ रहे? तो वो वाला जो अटैक है वो क्या है? मॉनिटरिंग है। फिर वो बाबा जी क्या करते हैं, वो मॉडिफाई नहीं करते, वो क्या है, दूसरे लोगों को ही कहते हैं अरे यार फलाना जी को भाई है, वो तो घूमते ही रहे, रात में जाओ जी 10-10 बजे, सुबह 4-4 बजे आओ। अब वो पता नहीं वो कॉल सेंटर में जॉब कर रहा है। ठीक है, वो नोट लेके आ रहा है घर पे। तो मॉनिटरिंग इस तरीके का अटैक है। देन कम्स ट्रैफिक एनालिसिस। ट्रैफिक एनालिसिस में क्या होता है? इन द ट्रैफिक एनालिसिस अटैक, an attacker tries to sense the communication path. Communication path between the sender and receiver. Between the sender and receiver. An attacker can found the amount of data which is travel from the root of sender and receiver. It cannot modify the data. थोड़ी सी हिम्मत आ गई, हिम्मत आते ही वो क्या कर दिया, उसके पीछे चल दिया एक दिन कि देखे किस रास्ते से जाता है, कहां कहां जाता है। वो ट्रैफिक एनालिसिस है। समझना। क्या नाम है आपका? गणेश, रमेश, मनीष? तो मनीष ट्रैफिक एनालिसिस को समझे। ट्रैफिक एनालिसिस में क्या होता है कि जो सेंडर और रिसीवर है उसके ट्रांसमिशन पाथ को ट्रैक करने की कोशिश की जाती है कि किस रास्ते से, किस ट्रांसमिशन पाथ से डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है। डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन कुछ अमाउंट डेटा का उनको मिल सकता है। समझ रहे हो? केवल डेटा रिसीव कर सकता है वो ट्रैफिक को एनालिसिस करके। देन द लास्ट वन, दैट इज ईव्सड्रॉपिंग। It occurred in the mobile ad hoc networks. It occurs in the mobile ad hoc networks. Ad hoc, मैंने आपको बताया था जब हम लोग मोबाइल ट्रांसमिशन पढ़ रहे थे, मैनेट इसकी फुल फॉर्म होती है मोबाइल एड हॉक नेटवर्क। जो हम हॉट स्पॉट देते हैं वो इसी का पार्ट है। The main aim of this attack, the main aim of this attack is to find out some secret or confidential information, some secret or confidential information from the communication. It may be
ए पब्लिक की और प्राइवेट की। पब्लिक की और प्राइवेट की। ठीक है, एडवांस अटैक के अंदर हम जो डिस्कस करने वाले हैं, ये समझ में आ गया यहां तक का सारा सिस्टम? ये कॉन्सेप्ट समझ में आए? कुछ कुछ आए? ये तो मेरे हिसाब से तीनों आ गए। थोड़ा सा रेस्पॉन्ड करोगे तो मेरे को पढ़ाने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, और मैं पढ़ाने केवल मजे के लिए आता हूं। ठीक है, चलिए। आरएसए की ऑनलाइन क्लास देखी आप लोगों ने? नहीं देखी थी? आरएसए की मैंने एक ऑनलाइन क्लास ली अभी 3 दिन पहले। रिवर्स समीर एडलेमैन एल्गोरिथम को एक्सप्लेन किया, जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उनके लिए, और ऐसे लोगों के लिए जो सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, उस क्लास में हमने आपको YouTube के ऊपर ये बताया कि किस तरह से आरएसए एल्गोरिथम में हम वैल्यूज को पुट करते हैं, और किस तरह से हम लोग की जनरेट करते हैं, किस तरह से एनक्रिप्शन करते हैं, किस तरह से डिक्रिप्शन करते हैं। वही जो हमने क्लास में डिस्कस किया था, रामलाल श्यामलाल वाला, वही सारा एग्जाम्पल वहां एक्सप्लेन किया है। कुछ एडवांस चीजें भी उसमें बताई थी, तो एक बार देखना दोबारा। ठीक है, चलिए एडवांस अटैक की बात करते हैं। इसके अंदर सबसे पहला जो अटैक है उसका नाम है ब्लैक होल अटैक। ब्लैक होल अटैक, it is one of the advanced attacking style in which attacker using the routing protocol, advanced attacking in which routing protocol, attacker using routing protocol to advertise himself itself, sorry, to advertise itself as having the best path. समझना कितना एडवांस है। as having the best path to the node whose packet it want to intercept. क्या करते हैं इसके लिए? पहले यहां तक की बात समझ लो। देखो, हमको पता है ये एक नेटवर्क है। ठीक है, ये नोड ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। ठीक है, इस पूरे नेटवर्क में एक पर्सन आता है एक्स, वो इस राउटर के साथ कनेक्ट हो जाता है, उसको रूट के अंदर आ जाता है, और रूट में आने के बाद में एडवर्टाइज करता है अपने आप को, किसके लिए? कि उसका फोकस इसके ऊपर है, ए के ऊपर। ए सबसे ज्यादा पैसे वाला है, मान लीजिए ए के पास जो डेटा है वो उसको चाहिए, तो उस ए को ये एडवर्टाइज करता है कि आई हैव द बेस्ट पाथ, कि मेरे पास बेस्ट पाथ है, मैं तुमको सबसे अच्छा। जैसे हम लोग जाते हैं किसी टूरिस्ट स्पॉट पे, तो आप देखते होंगे कि आसपास के लोग, बहुत सारे लोग, आओ मैं आपको शॉपिंग करा देता हूं, आपको ये विजिट करा देता हूं, आपको वो विजिट करा, वो तरीके का जो सिस्टम है वो यहां पर भी बेस्ट पाथ, जिसके लिए वो इंटेंडेड है। हम किसी बस से उतरते हैं, बस से उतरते ही आप देखते होंगे ऑटो वाले करते हैं, वो जो पीले बैग वाले आ रहे हैं उनको मैं लूंगा, ऐसे वो लोग बाहर कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, नीचे बस
बस उतरने से पहले ही। तो कहने का मतलब क्या, उनको लगता है कि हाँ ये सवारी ज्यादा दूर तक जाएगी, इसके बाद ज्यादा सामान है तो इससे हम ज्यादा पैसे ले सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या, यहां पर वो क्या राउटिंग प्रोटोकॉल को यूज कर रहा है, और राउटिंग प्रोटोकॉल को यूज करके ये एडवर्टाइज कर रहा है कि आई हैव द बेस्ट पाथ फॉर यू। ठीक है। और करेगा क्या, इसके लिए क्या करेगा, एडवर्टाइज करने के लिए क्या करेगा, हैकर स्टार्टेड फ्लडिंग। मैंने आपको बताया था एक बार कि एक प्रोसेस होता है हैकिंग में जिसको हम बोलते हैं फ्लडिंग। बहुत सारे मैसेजेस लगातार लगातार देना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। और जब वो मैसेज लगातार आते हैं तो कभी ना कभी हम उन मैसेज के चंगुल में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए आगे। एंड हैकर यूज द फ्लडिंग बेस्ड प्रोटोकॉल फॉर लिस्टिंग द रिक्वेस्ट listing the request for a route from the initiator then hacker create a reply message he has the shortest path to the receiver। वो इतना स्मार्ट होता है, समझना, कि वो जो इनिशिएटर है, जिस जो सेंडर है, उस सेंडर से, मतलब जो इनिशिएटर का मतलब, इसमें एक पर्टिकुलर नोड ऐसा है जिसका काम क्या करना है, इसकी राउटिंग टेबल को अपडेट करना है, इसके अंदर अलाउ करना है नेटवर्क में। तो वो क्या करता है, बार बार मैसेज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने बचपन में खेलते हुए देखा होगा, कोई क्रिकेट की टीम खेल रही है या कोई और लोग खेल रहे हैं, 5-7 लोग खेल रहे हैं, 5-7 बच्चे खेल रहे हैं, और एक छठा बच्चा और आ जाता है। तो वो बच्चा आके बैठ जाता है, देखता है बार बार, अरे मेरे को भी खिला लो यार, मेरे को भी खिला लो यार, मेरे को भी खिला लो, है। वो बार बार कहता है चल आ जा, है ना। तो वो जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट यहां पे भी अप्लाई हो जाता है। वो फ्लडिंग करता है बार बार किसकी, मैसेजेस की, आई वांट टू ज्वाइन, आई वांट टू ज्वाइन, आई वांट टू ज्वाइन। और अल्टीमेटली उसको ज्वाइन करा दिया जाता है, और ज्वाइन कराते ही वो क्या करता है, एक मैसेज रिप्लाई करता है। और मैसेज क्या रिप्लाई करता है कि आई हैव द शॉर्टेस्ट पाथ। किसको करता है, जिस पर्टिकुलर नोड को उसको हैक करना है, इंटरसेप्ट जिसको करना है। तो जो नोड ओरिजिनली है उससे पहले का मैसेज उसको पहुंच जाता है, और वो इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है। ठीक है, तो लिख लीजिए लास्ट लाइन, एज दिस मैसेज, as this message from the hacker reached to the initiator before the node, before the reply, before the reply from the actual node, इसको कहते हैं मैलिशियस फेक रूट क्रिएशन। क्या कहते हैं, मैलिशियस फेक रूट क्रिएशन। तो वो उसके झांसे में आ जाता है और इंफॉर्मेशन इसको सेंड करना स्टार्ट कर देता है ना। इंटरेस्टिंग। चलिए नंबर 2, रशिंग अटैक।
एडवांस कैटेगरी के अटैक्स है जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, और ये सब नेटवर्क सिक्योरिटी का पार्ट है। रशिंग अटैक की हम बात कर रहे हैं। रशिंग अटैक क्या होता है वो समझिए। इन रशिंग अटैक, when the sender send the packet to the receiver, when sender send packet to the receiver, then attacker alter the packet and forward to the receiver। पैकेट को ही चेंज कर दिया, फॉरवर्ड टू द रिसीवर। और वो जो रिसीवर है वो क्या सोचता है, सेंडर जो ओरिजिनल सेंडर था उसने भेजा है, ये तुम माल गलत भेज रहे हो, आजकल जो कपड़ा है वो क्वालिटी का नहीं आ रहा है, तो कपड़ा क्या है वो रास्ते में गायब हो रहा है। ठीक है, दैट इज नोन एज रशिंग अटैक। ठीक है, देन कम्स रिप्ले अटैक। रिप्ले अटैक, the malicious node may repeat the data or delayed the data। Then the last one, that is location disclosure attack। location location disclosure attack। The node collects the information and disclose the location for other malicious nodes for more attacks। मोर अटैक्स। ठीक है, समझ में आई बात? ये हो गया सब आपके अटैक्स। अभी हमारे पास थोड़ा समय है। आपको जिस सब्जेक्ट ने सबसे ज्यादा ये कह सकते हैं कि परेशान कर रखा होगा कि इसमें क्या है कैसे है, उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूं। कौन सा पार्ट ऐसा है सिलेबस का जिसके बारे में आप बेसिकली डरे हुए हैं? डॉट नेट और वेब टेक्नोलॉजी के साथ आ जाएगा, और सिलेबस का शुरुआत में ही दे रखा है पेडागोजी। ठीक है,
बेसिकली पेडागोजी क्या है वो समझ लीजिए, एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूं आपको, ठीक है ना, फिर इसकी डिटेल क्लास भी लेंगे। जब भी किसी सब्जेक्ट में बैचलर ऑफ एजुकेशन होता है, बीएड होता है, तो उसमें एक पेपर होता है जिसका नाम होता है पेडागोजी। अगर हम साइंस पढ़ते हैं या फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स की पेडागोजी होगी, अगर हम मैथ्स पढ़ते हैं तो मैथ्स की पेडागोजी होगी, और वैसे ही यहां पर जो सब्जेक्ट है आपका वो है कंप्यूटर साइंस की पेडागोजी। समझना आप, कंप्यूटर साइंस की पेडागोजी क्या है, यानी कंप्यूटर साइंस को कैसे पढ़ाया जाए या उसका क्या यूज है एजुकेशन में, ये एक्सप्लेनेशन जो है वो इस पर्टिकुलर पार्ट में होता है। टीचर किस तरह से कंप्यूटर्स को या कंप्यूटर साइंस के टूल्स को पढ़ाने में यूज लेते हैं, वो सब इसका पार्ट है। कुछ एक टर्म्स इसके अंदर हैं, जैसे आपका इसके अंदर है CAI, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर की हेल्प से किस तरह से इंस्ट्रक्शन लिए जा सकते हैं। इसके अंदर उन सारे टूल्स को यूज किया जाता है जो पढ़ाने में स्कूल्स में यूज होते हैं। समझ रहे हैं, स्कूल्स में हम क्या यूज करते हैं, हम बोर्ड यूज करते हैं, हम प्रेजेंटेशन यूज करते हैं, प्रेजेंटेशन पीपीटी यूज करते हैं ना, हम मूवीज दिखाते हैं बच्चों को, है ना, छोटे स्कूल्स में दिखाई जाती है ना मूवीज, एक टीवी रूम होता है उसमें ले जाके बैठा जाता है, उसमें कार्टून की फिल्म दिखाई जाती है उसको, ठीक है ना, मल्टीमीडिया की हेल्प से उसको, कार्टून के हेल्प से उसको समझाया जाता है। कुछ एडवांस लेवल पर जहां जिस पर्टिकुलर एरिया में ये साधन नहीं है वहां पर रेडियो की हेल्प भी ली जाती है, रेडियो के ऊपर भी एजुकेशनल प्रोग्राम्स आते हैं। कुछ एक प्रोग्राम्स हैं जिनके मैं नाम आपको बताता हूं, आपने सुना होगा एड्यूसेट, एक आता है ज्ञानवाणी, ठीक है, ये कभी अपन ने, हम लोगों के फील्ड के नहीं है इसलिए, लेकिन ये सब चीजें चलती है और ये सब एजुकेशन का ही इंपैक्ट है कि ये सब चीजें यूजर्स को दी जा रही हैं। तो हम जो इसमें पढ़ने वाले हैं वो यही सब चीजें, इसी ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको पर्टिकुलर, इसके लिए कोई प्रैक्टिकल अप्रोच बनाई है जिसके बेसिस पर ये इन्वॉल्व है, ये डेवलप हुआ है ना। तो ये सब चीजें हम लोग इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बहुत जल्दी आपको, कल आप लोगों ने देखा होगा हमारी फेसबुक वॉल के ऊपर एक स्क्रीन हमने शेयर की है, बहुत जल्दी आपको इसके नोट्स, स्टडी नोट्स और एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, ठीक है। स्पेशली हम लोगों ने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है और एक बहुत अच्छे रिसर्च का एग्जाम्पल है, पिछले 20 सालों से जो लोग इससे जुड़े हुए हैं सब्जेक्ट से, और क्योंकि हमारे नॉर्थ इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत सारी जगह पर ये काम कर रहा है और हम भी उसी पर्टिकुलर डोमेन को लेते हुए चल रहे हैं और आप लोगों को बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे, जिसके अंदर आप ये मान के चलिए इस पर्टिकुलर टॉपिक से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे चलेगा वैसे आप लोगों को यह बता दिया जाएगा कि जो 16 टॉपिक आपके दे रखे हैं सिलेबस में, उस 16 टॉपिक में से कितने कितने क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं। समझ रहे हैं, जो टेस्ट सीरीज हमारी आने वाली है, टेस्ट सीरीज जो हमारी बन रही है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी दोनों ही टेस्ट सीरीज रहेंगी। जो ऑनलाइन रहेगी उस ऑनलाइन वाले में आपको हैंड टू हैंड आपका रिजल्ट मिल जाएगा, जो ऑफलाइन रहेगी उस ऑफलाइन में आपको दूसरे दिन आपका रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा, हमारी वेबसाइट के ऊपर हम उसको डालेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर हम उसको प्रमोट करेंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परफेक्ट जो ग्रुप हमारा जुड़ा हुआ है, लगातार जुड़ा हुआ है, उन लोगों के साथ साथ ऐसे लोगों के लिए भी है जो बाहर से, अभी हमारे पास लगातार क्वेरीज आ रही हैं, लोग बार बार, तो आपको ये बता दूं कि नेक्स्ट जो हमारा बैच स्टार्ट होगा ना, वो 2 फरवरी से स्टार्ट होगा, कल मॉर्निंग में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।